Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our chapter उत्पादन के कारक। इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर है और असाइनमेंट आपका 63 है। देखिए, आज हम आपको एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के जो महत्वपूर्ण दो तरीके हैं उनको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। हालांकि कल मैंने भूमि पर, देखिए, किसान के पास भूमि का एक ही टुकड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो फसल बोने लगेगा तो आसपास की जमीन को खरीद लेगा, क्योंकि दूसरा किसान अपनी जमीन को क्यों बेचेगा। कोई भी उसका भाई बंदा अपनी जमीन पे अपनी खेती करेगा, वो अपनी पे करेगा, इसलिए हमें जमीन एक्स्ट्रा नहीं मिल सकती है। अब हमें तरीका क्या सोचना है कि हम उसी जमीन पर इस तरीके से बीजों को बोएं, इस तरीके से फसल को उगाएं कि हमें उसकी जो पैदावार है वो कुछ अच्छी मात्रा में प्राप्त हो और हमारी पूर्ति जमीन के छोटे से टुकड़े से भी पॉसिबल हो पाए। इसलिए कल मैंने इसके अनेकों तरीके बताए थे, लेकिन आज मैं महत्वपूर्ण दो तरीके बताने जा रही हूँ जिस पर भी अमल करके आप लोग अपने पेरेंट्स को बता सकते हो। आगे आने वाले भविष्य में आप अगर खेती पर जाना चाहो तो आपको तरीके ध्यान हो। देखिए, सबसे पहला मेथड है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, बहुविध, बहुत से तरीके से फसलों को बोना। यानी हमारे पास खेत का तो वही टुकड़ा है जिसको ना हम बता सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। हम एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि उसी खेत के टुकड़े पर इस तरीके से फसल करें कि हमें एक से ज्यादा फसलें पैदा हो। बहुविध का मतलब है एक खेत पर एक से ज्यादा फसलों की पैदावार करना। जैसे कि जब बारिश का मौसम आता है तो उसमें किसान ज्वार और बाजरा बो सकते हैं, खेतों को खाली ना छोड़े, उनकी मर्जी। जैसे आजकल जो सीजन चल रहा है, मानसून का बारिश का महीना, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ज्वार और बाजरे की फसल, क्योंकि आपको पानी मानसून से मिल जाएगा और ज्वार और बाजरे की फसल आप पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं। इस समय किसान जमीन को खाली छोड़ने के बजाय वहां पर ज्वार और बाजरे को बोकर एक फसल को लगा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में वो गेहूं उगा सकते हैं। तो इस तरह से एक से ज्यादा फसलें हो गई और उनका खेत खाली भी नहीं रहा। उनको निरंतर फसलों की पैदावार होने से आय के स्रोत बने हुए मिले, क्योंकि वो फसलों को मंडी में बेचकर अपनी आय के स्रोतों को दुगना कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा मेथड आपका आता है आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग। अधिक उपज वाले बीजों को हम आधुनिक कृषि विधियों में काउंट करते हैं। जो देखो, पहले परंपरागत बीज हो सकते थे, जिस तरह से चलते आ रहे थे उसी तरह से किसान खेती करते थे। मैं आपको बताऊंगी। आज अभी हमारा टॉपिक है आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग। उसमें क्या है कि हम अधिक से अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करें, आधुनिक यंत्र तंत्रों का, मशीनों का, जो समय पर जल्दी से काम निपटा पाए, सिंचाई के नए तरीकों का प्रयोग करें जिससे हमें अच्छी से अच्छी पैदावार हो। 1960 में HYV बीजों का प्रयोग संभव हो पाया था, जो आप अधिक पैदावार करने वाले, उच्च प्रतिफल देने वाले बीज हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि HYV बीज क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए कि उच्च प्रतिफल देने वाले बीज, यानी उत्पादन की मात्रा को 3 गुना 2 गुना बढ़ाने वाले बीज। ये ऐसे बीज होते हैं जो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं, पहले से ज्यादा उत्पादन की स्थिति पैदा करते हैं। ये बीज चावल और गेहूं के लिए अधिक मात्रा में उनकी पैदावार को संभव कर पाया है। अब हरित क्रांति जो है, ये बीज होते कौन से हैं? ये बीज अच्छी किस्म के होते हैं और भरपूर मात्रा में आपको गेहूं के और चावल की पैदावार को बढ़ाते हैं, जिससे किसान व्यापारिक रूप से फसलों को भी पैदावार कर सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं कि इनके लिए उर्वरकों का और अच्छे पानी की सप्लाई होनी चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग और जरूरी जितनी भी आगत खेती में लगती है, जितना भी सामान खेती में चाहिए, वो सब हमें यहाँ यूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बीज तो हम HYV डालें और चले स्लो स्पीड से, तो उससे हमें कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। उसके अनुसार हमें जिन जिन चीजों की नीड्स पड़ेगी वो चीजें हमें पॉसिबल करनी पड़ेगी। पिछले 40-50 सालों में HYV बीजों की वजह से उत्पादन में बढ़िया तरक्की हुई है, उत्पादन में बढ़िया प्रगति हुई है। जैसे कि इसकी उपलब्धियां हैं
कि भारत खाद्यान्न के मामले में, जो खाद है उसके मामले में, खाद्यान्न यानी खाने योग्य अन्न जिसको हम खा सकते हैं, गेहूं है, चावल है, उससे ये आत्मनिर्भर हुआ है। इसके लाभ है, विशेषताएं, अगर आपसे कोई पूछे हरित क्रांतियों के लाभ, विशेषताएं और उसकी जो उपलब्धियां वो क्या है, तो HYP बीजों के प्रयोग से भारत में लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, सुधार आया है। पहले कम उपज वाले बीज थे, अब ज्यादा उपज वाले बीज हुए, तो खेती अच्छे पैमाने पर होने लगी। अच्छे पैमाने पर होने से भारत खाद्यान्न के मामले आत्मनिर्भर हुआ है। इतना ही नहीं, विदेशों तक वाणिज्य फसलों में इसका आदान प्रदान होने लगा है। उसके बाद उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है, जिससे कृषि की जो माल था, कृषि का जो कच्चा माल है उद्योगों के लिए, उसकी डिमांड बढ़ी है। कृषि की जो मात्रा है कृषि करने की, पैदावार करने की, उस मात्रा में भी वृद्धि हुई है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आने के साथ साथ उनकी आय के स्रोत भी बढ़े हैं। जब पैसा आएगा, फसल अच्छी होगी, बिकेगी अच्छे दाम पर, तो आय के साधन अपने आप पॉसिबल हो जाएंगे। लेकिन HYP बीज बिल्कुल अच्छे हैं ऐसा भी हम नहीं कह सकते, इसकी कमियां हैं। देखिए कौन कौन सी। इसका प्रयोग केवल धनी और संपन्न किसान ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इनके लिए पूर्ण आगतों के लिए पैसा होता है। जो खेती में नीड्स हो, मशीनें हैं, जल है, सिंचाई के साधन है, उर्वरक बीजों का प्रयोग है, कीटनाशकों का प्रयोग है, ये सब चीजें इसमें बहुत मात्रा में चाहिए। तो वो एक धनी किसान ही पैसा, पहले देखो खेती के लिए पहले पैसा खर्च करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा दे देगा, पहले खेती आपको अपने पैसों से करनी पड़ती है, उसके बाद आप फसल को बेच सकते हैं। तो उसके लिए किसके पास पैसा होगा? धनी किसान ही उसमें पहले पैसा लगा सकते हैं और स्पीडली पैसा लगता है। इसलिए ये केवल सबसे बड़ी कमी यही है कि आम किसान, जो छोटे किसान हैं, वो बेचारे इनके बीजों के प्रयोग से वंचित रह जाते हैं। दूसरा, इसमें पानी का स्तर बहुत ज़्यादा चाहिए, बड़े पैमाने पर पानी चाहिए, सिंचाई के लिए बहुत मात्रा में। तो उससे क्या होता है, जो हमारा भूमि जल स्तर है, भूमि का जो अंदर का जल है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कम होने से सूखे की स्थिति बन सकती है। रासायनिक उर्वरकों का जो निरंतर प्रयोग बढ़ रहा है, जिसके कारण रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ता है, उससे हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। देखिए कैसे रासायनिक प्रयोग से किस तरह से हानि हो सकती है। बेशक रासायनिक प्रयोग जो हमारे उर्वरक है, वो भूमि को एक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, अच्छे बीज हैं, भूमि की पोषण शक्ति को बढ़ाते हैं, लेकिन ये बीज ज्यादा देर तक मिट्टी में नहीं रह सकते। कुछ समय के बाद ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और ये फिर क्या करते हैं कि आसपास के जमीनों को प्रभावित करते हैं। जल में जो भूमि का जल है, जो आपका नदियों का जल है, तालाबों का जल है और आसपास जो भी जल के स्रोत है, उनको ये प्रदूषित करना शुरू कर देते हैं। ये मिट्टी में जीवाणुओं तथा सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि इन्हीं जीवों से मिट्टी को भी पोषक तत्व कहीं ना कहीं प्राप्त होते हैं। इस तरह से जो रासायनिक उर्वरक है, इसका जो बढ़ता हुआ प्रयोग है, उसके नुकसान भी मैंने आपको बताया। एक लिमिट तक तो इनका प्रयोग संभव है, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा जब हम प्रयोग करते हैं तो वो गलत साबित होता है, उससे जल प्रदूषित होता है और किसानों को एक बार रास्ता मिल गया कि हाँ यहाँ से हम अच्छी बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो वो बार बार उस चीज़ को करते हैं, जिससे जमीनों की क्षीणता बढ़ती जा रही है। केवल इसका प्रभाव क्या है कि ज़्यादा जगहों पर संभव नहीं हो पाया। पंजाब में भी इसलिए कि वहाँ पर 5 नदियों का समागम है, इसलिए वहाँ पानी की पूर्ति हो जाती है, तो वहाँ तक तो ठीक है। हरियाणा में भी बहुत सी नहरें हैं, इसलिए वहाँ भी इन बीजों की पानी की पूर्ति हो सकती है। पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी ये थोड़ी मात्रा में संभव हो पाए, लेकिन इससे ज़्यादा ये कहीं दूसरे क्षेत्रों में नहीं इनकी पैदावार बढ़ सकी है। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि 2-3 क्षेत्रों तक ही इनका प्रभाव बनकर रह गया। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में आज आपने कि उसकी कमियों को पढ़ा, उसके लाभों को पढ़ा, कौन से दशक में ये आई और कितने सालों से इनके बीजों की पैदावार आपको क्या फायदे दे रही है। अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन होता है कि परंपरागत
और आधुनिक बीज कौन से हैं? तो देखिए, परंपरागत बीज हम उन्हीं को कहेंगे जो प्रति हेक्टेयर कम उपज देने वाले बीज होते हैं। अंतर पूछ ले कोई आपका HYV सीड्स में और परंपरागत में, तो आप ये कहोगे कि HYV जो बीज होते हैं वो अधिक मात्रा में उपज देने वाले होते हैं, जो परंपरागत होते हैं ये कम सिंचाई में उग जाते हैं और कम मात्रा में पैदावार देने वाले बीज हैं। जो HYV बीज है वो केवल धनी किसानों की पहुंच में संभव है, लेकिन जो ये परंपरागत बीज है ये आम किसान की पहुंच में भी संभव है। गरीब किसान भी इनका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि इसमें उर्वरकों की जगह में गोबर का, खाद का या जो यूरिया वगैरह इसका प्रयोग से करके भी वो अपनी खेती को, पैदावार को बढ़ा सकता है। ये जो परंपरागत बीज है ये सभी किसानों की पहुंच तक है और इसमें पानी भी ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता है। लेकिन HYV बीज केवल धनी किसानों तक संभव है, उसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा चाहिए, उर्वरक बीजों का प्रयोग भी ज्यादा होता है, जो खेती के लिए आगत चाहिए वो भी ज्यादा मात्रा में चाहिए। इसलिए किसान अपनी सुविधाओं के अनुसार अब इन तरीकों का प्रयोग करते हैं। जिनके पास ऐसा है वो HYV सीड्स का प्रयोग करते हैं, जिनके पास नहीं है वो परंपरागत बीजों के सारे भी खेती करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खेती को बंद कर देते, जीवन यापन के लिए उनके पास जो साधन है उन साधनों पर वो निर्भर रहते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि भूमिगत जो जल का स्रोत है वो निरंतर कम होता जा रहा है, तो उससे हमें क्या हानि हो सकती है? देखो, सबसे बड़ी हानि तो यही है, भूमिगत जल जो है अपने आसपास के पानी को, चाहे वो नहरों का है, चाहे वो आपके तालाबों का है, जोड़ों का है या नदियों का है, सभी को प्रभावित करता है और उस जल को प्रदूषित करता है। दूसरा कारण आपका है भूमिगत जल का अधिक प्रयोग करने से धरातल में जो भूमि के नीचे जल है वो कम होता जा रहा है। उसकी मात्रा कम होने से धरती के फटने की, धरती के सूखे होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए हमें पानी का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहां हमें पानी उपलब्ध है। अदरवाइज हमें कम पानी और सिंचाई के साधनों का इस ढंग से प्रयोग करें कि हमारा भूमिगत जो जल स्तर है वो नीचे ना जाए। तो आज का हमारा टॉपिक हरित क्रांति से संभव और हरित क्रांति के ऊपर पूरा, परंपरागत बीजों और हरित क्रांति के बीजों में अंतर जो आधुनिक विधियों में, और आधुनिक विधियां और खेती को किस तरह से हम ये एक ही भूमि पर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, ये टॉपिक था। इसको आप लिख लेना, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ, उनको कर लेना। और हाँ, 9 तारीख को आपका कॉपी चेकिंग डे है, वो आपको स्कूल में जाना है चेक करवाने के लिए, ठीक है।